अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कैन एनीवन कंफर्म कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? रेडी है? ओके, थैंक यू वेरी मच। उस्मा, अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रिलेटेड टू द जीआईटी है और टॉपिक है डिजीज़ेस ऑफ इसोफेगस। ठीक है, राइट। सो इसोफेगस, जैसे यू ऑल नो that it's a muscular tube which extend from the oropharynx and ends at stomach. ठीक है। इसकी लेंथ जो है इट इज़ 25 सेंटीमीटर एंड इट ऑक्यूपाइज दी पोस्टीरियर mediastinum। ये इसकी सर्जिकल एनाटमी है, राइट। और क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर जो कि आप जब कोई चीज़ खाते हैं, swallow करते हैं, तो बोलस जो है वो लास्ट जो स्फिंक्टर क्रॉस करता है दैट इज़ दी क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। और यहाँ से ये स्टार्ट होती है और कार्डिया दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, यहाँ तक ये एक्सटेंड करती है। डायाफ्राम से मोस्टली ये 21 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है वो डायाफ्राम के ऊपर होती है। बाकी जो रिमेनिंग 4 सेंटीमीटर है इट इज़ बिलो द डायाफ्राम, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मस्कुलर जो इसका अपर 1/3 है इट इज़ मेनली स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है जी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसा ये स्मूथ मसल ये स्टमक की तरफ जाता रहता है तो जो स्ट्राइटेड मसल हैं उनकी क्वांटिटी कम होती है और स्मूथ मसल्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। ठीक है। इसकी जो लाइनिंग है इट इज़ स्क्वेमस एपिथेलियम। यू ऑल नो द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। सो स्क्वेमस एपिथेलियम इसकी होती है। ओनली द लोअर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी जो कि डायाफ्राम से नीचे होता है उसका भी थर्ड पार्ट, ठीक है, यानी कि 3 सेंटीमीटर जो है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड म्यूकोजल सेल होते हैं। ठीक है। सो दिस इज दी सर्जिकल एनाटमी ऑफ एसोफेगस। ये अगर आप देखें तो दिस इज दी होल स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस। ये इसके सारे एनाटॉमिकल रिलेशंस हैं। ठीक है। दिस इज योर एसोफेगस, ये क्रिकोफरेंजियल कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से लेकर ये पीछे जा रही है एओर्टिक और ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर होती हैं क्योंकि एओर्टा क्रॉस कर रही होती है और ब्रोंकाई इसको क्रॉस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस लेवल पर इसकी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होती है। सो अगर कोई डिजीज़ ऐसी है जो कि एओर्टा को अफेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एओर्टा का एनोरिज्म है, डिसेक्टिंग एनोरिज्म है, या फिर कोई ब्रोंकियल पैथोलॉजी है लाइक ब्रोंकियल ट्यूमर है या कोई इस जगह पर लिम्फ नोड है, सो दैट वुड कॉज द कंप्रेशन ऑफ द इसोफेगस जो कि इसके सर्जिकल एनाटमी रिलेशन से पास कर रही है और पेशेंट कैन प्रेजेंट टू यू विद डिस्फेजिया। ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ था सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ जीआईटी। ठीक है जी। और ये जो इसका लोअर पार्ट है दैट इज द डायफ्रैग्मेटिक एंड स्फिंक्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये डायफ्राम जहाँ से ये डायफ्राम के अंदर से गुजरती है उधर भी कंस्ट्रक्शन होती है और जिधर इसका स्फिंक्टर होता है वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होती है। सो दीज आर दी नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस। अब ये इसकी जो है वो डिटेल्ड इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। इसमें इसकी अगर आप देखें तो इनर मोस्ट इज म्यूकोजा। ठीक है। और फिर इसकी मस्कुलरस जो है दैट इज दी द मस्कुलर लेयर ऑफ एसोफेगस। ठीक है। ये जो रिलेशंस हमने जिनकी भी बात की है दीज आर दी सर्जिकल रिलेशंस। ये आपकी इसोफेगस आ रही है, ये ट्रेकिया से रिलेटेड है। पीछे इसकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये ब्राउन कलर का डायफ्राम है जिसके अंदर से गुजर रही है। ठीक है जी। और ये अयोर्टा है। ठीक है। ये जो इंटीरियर पार्ट है ये दैट इज द इंटीरियर मेडियास्टिनम, दिस इज द mediastinum and this is the posterior mediastinum. So this is all is the surgical anatomy of esophagus. This is very important क्योंकि जो diseases हम डिस्कस करेंगे उनमें इसका बड़ा रोल है।
अच्छा, अब इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है? इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, ठीक है। और इसकी सिक्वेंशियल कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जो कि इसकी जो ओरोफेरेंजियल मस्कुलेचर है और साइमल्टेनियस क्लोजर। अच्छा, ये जो बोलस ऑफ द फूड है माउथ से स्टमक में कैसे जाता है, ये उसके स्टेप्स हैं कि ओरोफेरेंजियल मस्कुलेचर जो है उसकी सिक्वेंशियल कॉन्स्ट्रक्शन होती है जब आप च्यू कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह नेजल और रेस्पिरेटरी पैसेजेस जो हैं वो क्लोज होते हैं। रेस्पिरेटरी जो आपको पता है एपिग्लॉटस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को कवर कर लेता है, इसी तरह नेजल पैसेजेस जी को भी कवर कर लेता है। और फिर ओपनिंग होती है क्रिकोफरेंजियल स्फिंक्टर की, ठीक है। सो दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। सो उसकी ओपनिंग होती है तो फिर ये बोलस ऑफ द फूड जो है ये माउथ से इसोफेगस में दाखिल हो जाता है। अब जैसे इसोफेगस में आता है तो देर इज इनवॉलेंट्री peristaltic waves in the body of esophagus, and these waves they sweep the food bolus downwards, ठीक है। रिलैक्स्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, अब जो लोअर मोस्ट पार्ट है इसोफेगस का और स्टमक का अपर मोस्ट पार्ट गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, वो जब तक रिलैक्स नहीं होगा वो कंस्ट्रिक्ट होता है, उसकी अपनी टोन होती है, इंट्रिंसिक टोन होती है। जब तक वो रिलैक्स नहीं होगा तो आपका फूड जो बोलस है इट विल नॉट पास थ्रू दी फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक, ठीक है। नॉर्मली जो अपर स्फिंक्टर है इट इज क्लोज्ड एट रेस्ट टू प्रिवेंट दी रिगर्जिटेशन। सो अपर जो स्फिंक्टर है वो क्लोज होता है ताकि कि रिगर्जिटेशन फूड की ना हो जाए, ठीक है ना। और फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑन swallowing इट में कॉज प्रोपल्सिव प्रोपल्जन डाइवर्टिकुलम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो बोलस है वो नीचे नहीं आ रहा और लेकिन क्योंकि स्फिंक्टर क्लोज है तो उस बोलस की वजह से फिर उसकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है इसोफेगस की, और वहाँ पर एक तरह की थैली सी बन जाती है जिसको कि डाइवर्टिकुलम कहते हैं। सो दिस इज हाउ द इन्वेस्टिगेशंस हमने सारी पढ़ ली हुई हैं, सिम्टम्स भी हमने पढ़ लिए हुए हैं। सो ये मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया हुआ है। ये आप देखें बेरियम स्वॉलो है, ये एंडोस्कोपी पे जैसे है। अब उन डिजीज़ पे आते हैं। सो डिजीज़ जो हैं उनमें सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है दैट इज़ दी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ इसोफेगस। तो इसमें क्या होता है? इसमें फर्स्ट थिंग इज एट्रीजिया। एट्रीजिया मीन एनीवन? एट्रीजिया का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एट्रीजिया? जी, एनीवन? Anyone can tell me what is the literal meaning of atresia? Are you with me? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी, एट्रीजिया का मतलब कोई बताना चाहेगा? Okay, then I tell you. Yes, Uswa, it is partly right. एट्रीजिया मीन के एक चीज़ जो है वो जब एम्ब्रोलॉजिकली डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल अगर रेक्टम है, ठीक है, रेक्टम डेवलप हुई है तो उसकी एक ओपनिंग है जिसने कि डेवलप होना है। सो अगर वो ओपनिंग डेवलप नहीं होती, ठीक है, सो और वो उसी तरह ही एक ब्लाइंड एंड पे की तरह की ट्यूब बन जाती है तो दैट इज कॉल्ड एट्रीजिया, ठीक है। सो एट्रीजिया विद और विदाउट ट्रीकियोइसोफेजियल स्फिंक्टर फिस्टुला। अच्छा, ये अगर आप इधर आप देखें कि ये इसोफेगस है और इसोफेगस का अगर एक पार्ट जो है वो डेवलप नहीं हुआ, इसका जो स्फिंक्टर है वो नहीं डेवलप हुआ, तो क्या होता है कि ये कम्युनिकेट, ये ब्लाइंड बन जाता है, ठीक है ना। तो फूड जो है वो नीचे आ नहीं सकेगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो वो जो ओपनिंग है इसोफेगस की वो जो ट्रेकिया है उसकी ओपनिंग के साथ अटैच हो जाती है, दैट इज दी ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। सो दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये है कि इसोफेगस जो है वो ओपन ही ना हो,
ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर वो ओपन हो रहा है तो वो ट्रेकिया में ओपन हो रहा है। स्टीनोसिस जो है वो कंजेनिटल, वो रेयर होता है। फिर शॉर्ट इसोफेगस हो सकती है। शॉर्ट इसोफेगस के साथ जो एसोसिएटेड चीज़ है दैट इज़ दी हाइएटस हर्निया। हाइएटस हाइएटस हर्निया मीन्स कि जो हर्निया जो कि इसोफेगस के पार्ट होता है और इट बल्जेस आउट ऑफ द इसोफेगस, दैट इज द हर्निएशन। फिर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं डिस्फेजिया लुसूरिया। इसमें ये होता है कि जैसे कि हमने बताया था आपको सर्जिकल एनाटमी में कि कुछ वेसल्स गुजरती हैं इसोफेगस के ऊपर से, और जैसे जैसे वो वेसल्स गुजरती हैं दे कैन कॉज कंप्रेशन ऑफ द इसोफेगस। सो अगर कोई एबरेंट आर्टरी है या एबनॉर्मल आर्टरी है वो इसोफेगस की मस्कुलर वेल्व के ऊपर से पास होती है, तो उसके प्रेशर की वजह से one can have compression of the esophagus, and that would cause dysphagia. So that is called esophagia lusuria, right? Tracheoesophageal fistula की जो टाइप्स हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसमें अगर आप देखें सो देयर इज देयर दिस इज दी esophagus, अपर पार्ट इसका ब्लाइंड है और जो लोअर पार्ट है वो ट्रेकिया से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसमें अपर पार्ट भी ब्लाइंड है और लोअर पार्ट भी ब्लाइंड है, ठीक है ना जी। सो पेशेंट जो है उसका फूड नीचे आ ही नहीं सकता। इस केस में भी पेशेंट का फूड जो है वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन ट्रेकिया जो है वो क्योंकि इसोफेगस के साथ कनेक्टेड है, सो अगर कोई स्टमक का एसिड वगैरह जो है वो बैक प्रेशर से या बैक फ्लो से इधर ट्रेकिया में एंटर हो जाएगा, लंग्स में जाके इट कैन कॉज डैमेज, सही है। सो दिस इज दी सेकेंड टाइप। 1% जो केसेस हैं उसमें ये होता है कि जो अपर पार्ट है वो भी कनेक्टेड होता है ट्रेकिया से, और जो लोअर पार्ट है वो भी कनेक्टेड होता है। सो इसमें अगर आप जो भी खाना खाएंगे वो आपके अल्टीमेटली लंग्स में चला जाएगा, स्टमक की जो सिक्रीशंस है वो भी लंग्स में चलेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेकियो esophageal fistula, and the second commonest 12% of the cases में जो इसोफेगस का लोअर एंड है वो ब्लाइंड है, और जो अपर एंड है अपर एंड है वो ब्लाइंड है, लोअर एंड भी ब्लाइंड है, और इसोफेगस जो ट्रेकिया जो है वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सो दैट इज दी सेकेंड टाइप, सही है। ये इसमें ए में दिखा रहे हैं कि जो लोअर सेगमेंट इट ओपन्स इनटू द ट्रेकिया, ये वाला लोअर सेगमेंट जो है वो ट्रेकिया में ओपन हो रहा है, और बी में अपर सेगमेंट ओपन्स इनटू द ट्रेकिया, ये देखें ये बी में ओपन हो रहा है अपर सेगमेंट, और सी में बोथ सेगमेंट ओपन इनटू द ट्रेकिया, ये देखें ये लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। ये बेसिकली ये आपका इसोफेगस है जो कि दो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया है। और जो फोर्थ टाइप है डी में दे बोथ सेगमेंट दे एंड ब्लाइंडली एंड द मिड इसोफेगस इज एब्सेंट, ठीक है। सो इसोफेगस का जो मिडल पार्ट है वो एब्सेंट होता है, सही। तो दिस इज दी टॉप या ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी रिकग्निशन विद इन द 48 आवर्स ऑफ बर्थ एंड subsequent surgical correction is very important. Otherwise, what will happen that patient, especially this one, uh, this C type, अगर ये वाला है, so patient can develop severe pneumonia on feeding and even without feeding, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, और एक्सेस ऑफ दी जो फूड है दैट इज दैट गोज इनटू दी लंग्स, ठीक है। तो दैट इज ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला इन अ न्यूबॉर्न, और ये आपने उसका बेरियम जो है वो स्टडी उसकी की है, तो आपको पता चला है कि ये उसका जो tracheoesophageal fistula है that is patent. Second thing which is common in esophagus, that is the foreign bodies, ठीक है ना। अब ये foreign bodies
एडल्ट्स में भी हो जाती हैं और बच्चों में भी। मोस्ट कॉमनली बच्चों में होते हैं कि कोई खेल रहा है बच्चा, उसने कॉइन जो है वो हजम कर लिया है, सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह एक्सीडेंटली भी कोई चीज़ जो है वो इट कैन गो इनटू द एसोफेगस। ठीक है, और वेराइटीज ऑफ फॉरेन बॉडीज हैव बीन एनकाउंटर्ड। बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, द कॉइन, any hard material or anything। फूड मटेरियल जो है ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। एंड कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी फूड मटेरियल impacted into the esophagus? Any guess? कोई चीज जी, एनी आइडिया बताएं। मछली खाते हैं आप लोग? फिश? सब लोग सो रहे हैं मुझे लगता है। हाँ हाँ, फिश बोन। So are you people sleeping or you are listening? हाँ, कौन कौन जाग रहा है जरा बताएं सब मुझे। लिसनिंग? उसवा, सिर्फ उसवा, शाजमीन और फरियाद, ये तीन। हाँ, अब लड़कियां सारी जाग रही हैं, लड़के मुझे लगता है कि सो रहे हैं सारे। हाँ, आर द बॉयज स्लीपिंग? ठीक है, नाउ वी आर कमिंग विद द आंसर्स। सो फिश बोन जो है दैट कैन बी इम्पैक्टेड इनटू योर दिस इसोफेगस। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि सडनली डिस्फेजिया होगा, ओडेनोफेजिया होगा, जहाँ पर ये जो फॉरेन बॉडी है ये इम्पैक्ट हो गई है, फंस गई है, वहाँ पर से जब फूड गुजरेगी तो पेशेंट को पेन होगी। सो पेनफुल swallowing इज कॉल्ड ओडेनोफेजिया। ठीक है, और क्योंकि ये आगे से जो पैसेज है वो क्लियर नहीं है, तो जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो जमा होती रहती हैं और अल्टीमेटली पेशेंट जो है उसके माउथ से सलाइवा और म्यूकस जो है उसका जूलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब प्लेन एक्सरे जो है अगर आप कर लें तो वो भी बाज़ दफ़ा आपको दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर फिश बोन है या इवन कुछ भी चीज़ है तो वो आपको एक फॉरेन बॉडी के तौर पे आपको नज़र आ जाएगा इसोफेगस में। ठीक है, और कंट्रास्ट स्टडी जो है वो कंफर्म कर देती है डायग्नोसिस को। ठीक है, और इसका जो रिमूवल है विद द हेल्प ऑफ रिजिड एसोफेगोस्कोप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको एज अर्ली एज पॉसिबल आपको जो है वो रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? आपको पता है कोई चीज़ अगर इसोफेगल्स की वॉल में फंस जाए तो इट कैन कॉज डैमेज टू द इसोफेगल वॉल और यू कैन हैव इसोफेजियल परफोरेशन। इसी तरह जो आपका फूड मटेरियल है वो ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पर होती है उधर कलेक्ट होता रहता है और अल्टीमेटली व्हेन यू स्लीप सो दैट कैन रिगर्जिटेट into your lungs, and that is very dangerous situation, and even it is fatal. So aspiration जो है of the food material that can cause। अच्छा, फिर when there is a obstruction, there is a constant pressure on the esophagus, and esophageal wall can get communicated with the structures। और एक इम्पॉर्टेंट जो फिस्टुला फॉर्मेशन होती है वो एओर्टा के साथ इसकी कनेक्शन बन जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस कंडीशन, and patient can cough out lot of blood, so that is the fistula formation of esophagus with the aorta। रिजिड या फ्लेक्सिबल इसोफेगोस्कोपी, जब आप मैंने आपको प्रोसीजर्स पढ़ाए थे तो बताया था कि रिजिड इसोफेगोस्कोप या फ्लेक्सिबल इसोफेगोस्कोप एक ट्यूब होती है जो कि आप डालते हैं और उससे आप कैमरे के जरिए अंदर देखते हैं। सो दैट इज दी थिंग जिसके साथ कुछ एक तरह की प्रोसीजर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ दी फॉरेन बॉडी। ठीक है ना, और अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया केस, कोई शार्प चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि इम्पैक्ट हुई है, फॉरेन बॉडी है और जो कि एंडोस्कोपी से आप नहीं उसको निकाल सक रहे हैं, देन यू हैव टू गो
take the patient to the operation theater and you to perform a thoracotomy, और आपको under general anesthesia you have to perform the removal of the foreign body from the esophagus. ठीक है, ये अगर आप देखें ये एक मेटालिक वायर है जो कि पता नहीं इसने कैसे खा ली है, नॉट श्योर कि इसने कैसे खाई होगी इतनी बड़ी. सो ये आप देखें, अगर ये बच्चा है, यू कैन सी कि ये इसके जो एपिफिसिस हैं वो अभी यूनाइट नहीं हुए, पूरी तरह बने नहीं है. सो प्रॉब्ली इज अ यंग किड, ठीक है ना, और इट हैज़ एक्सीडेंटली स्वॉलोड दिस फॉरेन बॉडी. ठीक है, और ये फिर जब इसको रिमूव किया गया तो ये इसकी पिक्चर है. प्लेन एक्सरे पे भी आपको फॉरेन बॉडी नजर आ जाती है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज द परफोरेशन ऑफ इसोफेगस. अच्छा, इसोफेगस जो है वो बेसिकली इट्स अ वेरी मस्कुलर ऑर्गन, लेकिन whenever there is a trauma to the muscle, that muscle can get damaged. All right, so this muscle, esophagus, it can be damaged due to certain conditions. And the most common of these condition is the mediastinitis और septic shock. तो ये दो conditions हैं, mediastinitis और septic shock, जिसमें कि perforation develop हो सकती है. और but the most common cause of perforation is iatrogenic. है अगर कोई जो inexperienced person who is performing endoscopy, so he can or she can damage the esophagus, and that would be very hazardous thing. अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि जब आप डैमेज कर देते हैं सर्जिकल इसको esophagus की वॉल को, so you swallow normally भी आप कुछ ना कुछ एयर जो है वो अंदर अपने स्टमक में भी लेके जा रहे होते हैं. सो ये वाली जो एयर है जो स्टमक में जाती है ये इसोफेगस से गुजर के ही जाती है, सही है. सो व्हेनेवर देयर इज अ परफोरेशन, सो दिस एयर कैन virtually leak through this perforation and it can cause surgical emphysema. ठीक है, और ये जब आप एक्सरे लेते हैं तो आपको pneumomediastinum या you can find air in the mediastinum. इसकी ट्रीटमेंट अर्जेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है और इट कैन बी कंजर्वेटिव, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम you need to close this perforation and repair this perforation. अच्छा, इसके अलावा बैरोट्रामा जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट जो है उसको सडनली बहुत हाई प्रेशर या उसको जब हाई फ्लो आप एयर देते हैं, so that can cause perforation of the esophagus. And Borheim syndrome is the most serious form of the perforation, and it is because of the large volume of the material that is released under pressure into the mediastinum and pleura. ठीक है, ये होता क्यों है Borheim syndrome? Because when the person is vomiting and epiglottis, the glottis is closed, so that would cause sudden severe pressure on the esophageal wall, and it can cause the perforation of esophagus. ठीक है, और sometime जो फीमेल जो हैं वो लेबर में होती हैं या जो हैवी वेट लिफ्टर्स हैं उनके साथ भी ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि देयर ग्लॉटस इज closed and there is sudden pressure from downward, and that can cause the rupture or the perforation of
esophagus. जो लोअर 1/3 है esophagus का, that is the most vulnerable part. Anyone can tell me कि why? अभी हमने डिस्कस भी किया था, कोई आइडिया कि ये क्यों जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो वीकेस्ट होता है? जी, एनी आइडिया? Wake up, boys and girls. Any guess? आपको पता है जो स्ट्राइटेड नहीं, this is not the cause, Shazmin. Striated muscles, they are usually more stronger as compared to the smooth muscles, ठीक है ना? So because the lower most part, हमने कहा था कि upper part में जो striated muscles है उसकी quantity ज़्यादा होती है, जबकि lower most part में सिर्फ स्मूथ मसल्स ही होते हैं. सो दैट इज द रीजन के वो दैट इज मोस्ट इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द एसोफेगस. सो ये आप एक देखें, पेशेंट है जिसका कि एब्डोमेन जो है वो खुला हुआ है और ये आपको नज़र आ रहा है. सॉरी, ये एब्डोमेन नहीं है, ये इसका सर्वाइकल पार्ट है, नेक वाला पार्ट है जहाँ से गुजरती है. क्योंकि ये आपको देखें तो ये आपको वो नज़र आ रही हैं, ट्रेकिया के रिंग्स नज़र आ रहे हैं और इसके पीछे ये इसोफेगस जा रही है, ठीक है. सो हियर यू कैन सी के देयर दिस इज द ईयर इन द इसोफेगस, ठीक है. सो दिस इज द सर्वाइकल इसोफेगस. मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं? उसमें यह है कि फैक्टर्स दैट फेवर द नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, कब आपको सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए, एंड द फैक्टर विच फेवर द ऑपरेटिव वे. सो कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं वो के आपको बताएंगी कि जी पेशेंट जो है इसको सर्जरी की ज़रूरत है, और कौन कौन सी चीज़ें बताएंगी कि पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है. सो इसमें अगर एक स्मॉल सेप्टिक लोड है, अगर पेशेंट जो है उसको माइल्ड सा सेप्सिस है और उससे थोड़ी सी परफोरेशन हो गई है, सो क्या होता है कि वो दैट परफोरेशन वुड हील, मोस्ट लाइकली वुड हील बाय इटसेल्फ, ठीक है ना. और पेशेंट जो है उसका कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस जो है, यानी कि उसका पल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें मिनिमली डिस्टर्ब हुई हैं. सो दैट वुड indicate a patient doesn't require any surgical treatment. अगर सिर्फ मीडियास्टिनम तक जो है वो उसकी परफोरेशन वो कन्फाइन है, सो दैट इज़ मोस्ट लाइकली नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस एंड इट रिक्वायर्स दी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. अगर फ्लेक्सिबल जो आपकी इंडोस्कोप है, या जिसको कि आप गैस्ट्रोस्कोप या इसोफेगोस्कोप कह लें, सो अगर वो फ्लेक्सिबल थी, उससे परफोरेशन हुई है, तो फिर वो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो जो है वो बाय इटसेल्फ रिपेयर हो जाएगी. लेकिन अगर जो है वो रिजिड एंडोस्कोप आपने यूज़ की है, उससे परफोरेशन हुई है, सो इट इज़ लेस लाइकली, ठीक है. इसी तरह अगर सर्वाइकल इसोफेगस है, उसकी परफोरेशन हुई है, सो दैट इज़ लेस लाइकली टू अंडरगो विल रिक्वायर दी ऑपरेटिव मैनेजमेंट. अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि पेशेंट जो है वो उसको अर्ली आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी चाहिए? अगर उसको लार्ज सेप्टिक बोलस है, लोड है, यानी कि पेशेंट जो है वो सीवियर सेप्सिस में है, उसका शॉक में है, ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो भी बहुत लो है. इसी तरह अगर उसका प्लूरा जो है वो ब्लीच हो गया है, ठीक है. अगर क्योंकि आपको पता है कि जो लंग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. सो अगर प्लूरा जो है वो ब्रीच कर गया है, सो दैट इज इंडिकेशन के बहुत सीवियर किस्म का ट्रॉमा है. इसी तरह बोयोहेव सिंड्रोम जो है, दैट इज एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी. और abdominal esophagus, whenever it is perforated, you need to have the surgical repair of these cases. So the next thing is ingestion of corrosive agent. Corrosive agent क्या होते हैं? For example, sodium hydroxide
जिसको कि आम लफ्ज़ों में हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, या दो किस्म के सोडे, एक मीठा सोडा होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो हम घर में खाने वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ होती है कॉस्टिक सोडा, या जिसको कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट alkali. Sodium hydroxide is the strongest alkali, and sulfuric acid is the strongest acid. So any of them, uh, if they get entered into the esophagus by ingestion accidentally, yeah, intentionally, because of the suicidal intention, so that would cause the damage to the esophagus, and that would be a corrosive damage. So that cause the chemical burns of esophagus. ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी बर्न्स होते हैं, सो इट वुड कॉज अल्टीमेटली दी फर्दर, जब उसकी हीलिंग होगी तो स्ट्रक्चर हो जाएगा एसोफेगस का, एंड दिस इज हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एसोफेगस की। ये यहाँ से ये ऊपर पेशेंट जो है ना, उसने उसको बेरियम दिया गया है, और ये नीचे आप देख रहे हैं कि देयर आर स्ट्रक्चर्स, लॉट ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर बिल्कुल ये टेपर्ड हो गया है। So this is after the healing of the corrosive damage to the esophagus. अच्छा, मैनेजमेंट जो है एक्यूट स्टेज की, वो कंट्रोवर्शियल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो टेक होम मैसेज है, कि जो corrosive इंजेक्शन होती है उसमें आप पेशेंट को NG ट्यूब पास नहीं करते हैं। नॉर्मली जब भी कोई पेशेंट पॉइजनिंग के साथ आता है, उसने कुछ ऐसी चीज़ पी ली है या कुछ उसने ऐसी चीज़ खा ली है, सो द फर्स्ट स्टेप यू डू इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज़ यू परफॉर्म अ गैस्ट्रिक लेवाज, यानी कि उसके स्टमक में आप ट्यूब डाल के, सो यू जस्ट एस्पिरेट दीस थिंग। लेकिन इन केस ऑफ corrosives दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, सो इसमें ये करते हैं कि पेशेंट को NPO कर देते हैं, नील पर ओरम, और एक्यूट स्टेज में आप उसको स्टीरॉइड्स अगर आप देते हैं, और पैरेंटल न्यूट्रिशन उसकी आप यानी कि गट को रेस्ट दे दें, एसोफेगस को रेस्ट दे दें, और उसको स्टीरॉइड्स दें। सो इट इज़ और न्यूट्रिशन जो है वो IV तरीके से आप दें, ठीक है, तो और स्टीरॉइड्स दें, तो दैट इज़ देयर आर चांसेस के पेशेंट जो है वो उसकी हीलिंग हो जाएगी और स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। और केयरफुल फ्लेक्सिबल इसोफेगोस्कोपी, उसके बाद जब आप पेशेंट की हीलिंग हो जाए तो देन यू कैन परफॉर्म। अच्छा, फिर अगर छोटे स्ट्रक्चर्स हैं कहीं इसोफेगस के, सो यू कैन परफॉर्म दी बुजी। बुजी जो होती है, इट इज़ अ मेटालिक रॉड, आप समझ लें, बड़े फाइन किस्म के मेटालिक रॉड्स होते हैं विद द शाइनिंग सरफेस विच डू नॉट डैमेज दी, और वो जब स्ट्रक्चर होता है तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टमक, इसकी इसोफेगस के अंदर, यू जस्ट पुश दैट, if this is your esophagus and you will just, और ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, so you when you will push this गुजी into the esophagus, ये थोड़ा थोड़ा उसको आहिस्ता आहिस्ता डायलेट करती जाएगी, ठीक है, एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड स्टेज जहाँ पर कि इसोफेगस की जो इसकी वो इसका बोर है, वो बिल्कुल नैरो से थोड़ा सा इतना हो जाएगा कि फूड कैन पास थ्रू, सो दैट इज दी डायलिटेशन प्रोसीजर। अगर लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको आप गुजिंग नहीं करते हैं, उसमें आप यू जस्ट रिमूव दो स्ट्रक्चर एंड यू कंस्ट्रक्ट अनदर आर्टिफिशियल एसोफेगस, ठीक है। और इसकी जो सर्जिकल ऑप्शन है, रिप्लेसमेंट ऑफ द इसोफेगस बाय द स्टमक, कोलन और जजनम, एक पार्ट आप लेके इनमें से किसी का और वो लगा देते हैं, और वहाँ पर वो जो है इट फंक्शंस एज योर इसोफेगस। नेक्स्ट थिंग इज एक्लेसिया कार्डिया। एक्लेसिया कार्डिया में आप देखते हैं कि जो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस है, ठीक है, ये स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट है उसे कार्डिक एंड कहते हैं, ठीक है। सो जो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस है, वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, और उस स्फिंक्टर में
जो है when if it is not relaxed, that would cause the structure of the obstruction at the lower end of the esophagus, और आप ऊपर से खाना खाते जा रहे हैं और ये डायलिटेशन होती जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक परिंदा जो है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, so you can see कि एक परिंदा जो है, it is feeding to its young one, so that is the bird beak, it is called the bird beak appearance, ठीक है। so एक लेजिया कार्डिया जो है, it is the that thing। तो ये आप इधर देखें तो आपको ये इसोफेगस का जो ल्यूमन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नज़र आ रहा है कि डायलेटेड इसोफेगस है। फिर ये सर्जरी है, इसमें आप इसको ये बूजी पास करके डायलेट करते हैं, या इवन सर्जिकली आप उसको इसकी जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा काट के और उसको खोल देते हैं। सो दैट इज़ दी हेलर्स ऑपरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी इसोफेजियल डाइवर्टिकली, ठीक है। अब हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इसोफेजियल डाइवर्टिकली, वो मैंने आपको बताया कि वेन एवर देयर इज़ प्रेशर इनसाइड द इसोफेगस, that can cause the herniation of the mucosa in through the muscularis, और ये एक तरह की जो herniation बनती है इसको esophageal divertically कहते हैं। फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इट इज स्पेलिंग जरा गलत है, डिजीज है, एस गायब है। सो ये इज कॉमनेस्ट ऑफ द जीआई प्रॉब्लम। हर बंदे को तकरीबन ये होता है थोड़ा बहुत कभी ना कभी। सो गर्ड जिसको हम कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसी तरह हाइटल हर्निया के हाइटस, जहाँ से ये इसोफेगस डायफ्राम के अंदर से गुजर रही होती है, वहाँ पर जो आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस है या स्टमक का अपर पार्ट है, ये हर्निएट कर जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को डिस्पेप्टिक और गर्ड के सिम्टम्स महसूस, दैट इज दी हाइटल हर्निया। इसी तरह इसोफेगस के कुछ इसकी जो वॉल है, क्योंकि स्केलेटल और स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, इसी तरह म्यूकोजा होता है, वहाँ पर आर्टरीज वगैरह होती हैं। सो यू कैन हैव लॉट ऑफ ट्यूमर्स विच कैन बी बिनाइन, या फिर यू कैन डेवलप दी कैंसर ऑफ द इसोफेगस। सो दीज आर दी डिफरेंट डिजीज। अच्छा, अब बिनाइन ट्यूमर्स, आपको पता है कि जो मसल्स होते हैं उनको मायो कहते हैं। सो लियोमायोमा इज दी benign tumor of the gastro of the esophageal wall। इसी तरह बिनाइन इंट्राल्यूमिनल ट्यूमर, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि ल्यूमन के अंदर जो है वो प्रोट्यूड कर जाते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं। म्यूकोजल पॉलिप्स जो हैं वो दैट इज अनदर टाइप ऑफ बिनाइन ट्यूमर ऑफ इसोफेगस। इसी तरह फैट सेल्स भी क्योंकि वहाँ पर होते हैं तो लाइपोमास बन सकते हैं। फाइब्रस टिश्यू होता है तो फाइब्रोलाइपोमा हो सकते हैं, मिक्सोफाइब्रोमा। सो दीज आर ऑल दी benign tumors of esophagus। अच्छा, अब लियोमायोमास जो हैं, दे आर द कॉमनेस्ट और 2/3 ऑफ ऑल द ट्यूमर्स ऑफ इसोफेगस। इसकी सिम्टम जो है डिस्फेजिया होता है, और जब 5 सेंटीमीटर से ये बड़े हो जाते हैं, सो इट कैन ग्रो विद इन द मस्कुलर वॉल लीविंग द ओवरलाइंग म्यूकोजा इंटैक्ट। और इसकी डायग्नोसिस हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया, बेरियम स्वॉलो और इसोफेगोस्कोपी से आप करते हैं, और इसमें बायोप्सी इज इंडिकेटेड। ये आप देखें, ये आपको एक लियोमायोमा नजर आ रहा है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग ऑफ इसोफेजियल लियोमायोमा ऑन द बेरियम इसोफेजोग्राम। आपने पेशेंट को मुंह के जरिए बेरियम स्वॉलो करवाया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस देयर इज अ वेल डिफाइंड लीजन with the sharp intact mucosal shadow with abrupt angle where the tumor meets the normal esophagus। तो यहाँ पर ये ट्यूमर जहाँ पर मीट कर रहा है तो वहाँ पर एक अब्रप्टली आपको एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज दी लियोमायोमा ऑफ esophagus।
तो अब इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है इन्यूक्लिएशन। ये होता है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट में द ट्यूमर इज इन्यूक्लिएटेड फ्रॉम द इसोफेजियल वॉल विदाउट वायलेटिंग द म्यूकोजा। आप ऐसे इस तरीके से आप माइक्रो सर्जरी परफॉर्म करते हैं एंडोस्कोपिक, जिसमें कि आप म्यूकोजा पे कट लगा के और अंदर जो ट्यूमर होता है उसको आप निकाल के और म्यूकोजा को दोबारा रिपेयर कर देते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि इसोफेजियल रिसेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये उस वक्त होती है कि अगर लोअर इसोफेगस में जो ट्यूमर है वो है और वो इन्यूक्लिएट नहीं हो सकता, दैट इज दी। फिर जो इंट्राल्यूमिनल ट्यूमर्स हैं उसमें इसोफेगोस्कोपी परफॉर्म करते हैं और आप बायोप्सी करके मेलिग्नेंसी को जरूर रूल आउट कर देते हैं। ठीक है, फिर सर्जिकल इसकी जो ऑप्शंस हैं उसमें इसोफेगोटमी है, या उसको आप इसोफेगस को खोल के और रिमूव करते हैं, फिर रिमूवल ऑफ द ट्यूमर है, और फिर उसके बाद उसकी रिपेयर करते हैं। Endoscopy should not be used to remove these tumors because the possibility of perforation, क्योंकि अगर बड़े ट्यूमर्स हो जाएं और इंट्राल्यूमिनल हो तो लियोमायोमास में आप एंडोस्कोपी यूज कर सकते हैं। इंट्राल्यूमिनल ट्यूमर्स में you can cause a damage or perforation to the esophagus। ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो हैं वो ये यूएस के फिगर्स हैं, जिसमें कि 3.5 every 3.5 people in 1 million जो है, या 13.5 ये इसका एक रेशो है। ब्लैक्स में, वाइट्स में जो है वो कम है, जबकि ब्लैक्स में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। एंड द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा इज नोटेड इन दी हनैन चाइनीज। ये स्पेशल चाइनीज की एक सब पॉपुलेशन है जिसमें कि हाईएस्ट इंसिडेंस होता है, और इट इज़ 130 in 1 million। ठीक है, sorry, 100,000। So every you, you can say 0.13 then Chinese percent is will be having this malignant tumor. It's a very common in this subgroup. अब इसकी एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, लेकिन जो फीचर्स हैं जो कि वो लोग जो कि टोबैको च्यू करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं, इसी तरह अल्कोहल की एक्सेसिव इंजेक्शन, नाइट्रोसामीन्स जो हैं, these are the chemicals which are present in some foods or food के जो the things in which the food is prepared. So these nitrosamines, they can cause chronic, अगर इसके साथ exposure है, that can cause the इसोफेजियल कार्सिनोमा। इसी तरह पूर डेंटल हाइजीन अगर है, या अगर किसी बंदे को बहुत हॉट बेवरेजेस, चाय गरम गरम, कॉफ़ी गरम गरम, ग्रीन टी गरम, रोटी बिल्कुल गरम गरम आपने खा ली सारा, आप एक दो दफ़ा से नहीं है, कांस्टेंट अगर हैबिट है, सो दैट कैन बी दी वन ऑफ दी associated factor that can cause malignancy। अच्छा, फिर कुछ प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस हैं जो कि अगर हो तो दे कैन कॉज दी मेलिग्नेंसी, और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इज एक्लेजिया, जो कि हमने इसका जिक्र किया है। सो इसीलिए एक्लेजिया शुड बी सर्जिकली करेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज इट्स अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। इसी तरह बैरेट इसोफेगस, बैरेट इसोफेगस क्या होती है कि जो क्रॉनिक पेशेंट जिनमें के रिफ्लक्स होता है, उनमें जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस है, वो आपको पता है इसोफेजियल एपिथेलियम जो है, इट्स अ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो जिस तरह स्टमक की होती है उस तरह होती है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली एसिड को वो एपिथेलियम में एक्सपोज होती रहे बिकॉज ऑफ द रिफ्लक्स, तो क्या होता है कि दैट वुड बिकम squamous epithelium। So that is the lower esophageal epithelium अगर squamous हो जाए, that is called the Barrett esophagus, and that is a pre-malignant condition, or it should be treated as early as possible। मोस्ट कॉमन जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। इस तरह जो एडिनोकार्सिनोमा है, इट इज़ द नेक्स्ट कॉमन थिंग।
और ये उन पेशेंट्स में जिनमें के बेरेट इसोफेगस होती है तो उसमें ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। और जो रेयर ट्यूमर्स हैं उनमें म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा ये इसके रेयर फॉर्म्स हैं। अब इसकी जो स्प्रेड है वो डायरेक्टली होती है, अब जो अपने सर्जिकल रिलेशंस मैंने आपको बताए थे। सो इसके अलावा लिम्फेटिक्स और हेमेटोजेनस के जरिए भी इसकी स्प्रेड होती है। Diagnosis: weight loss is very important feature of any malignancy. So whenever there is a weight loss and dysphagia, you must consider the possibility of malignancy. कंट्रास्ट स्टडी जो आप बेरियम कंट्रास्ट स्टडी करते हैं, इस तरह फिर सीटी स्कैन अब जब चेस्ट का करते हैं और डोमेन का, सो यू कैन फाइंड दी के जो मेलिग्नेंसी है वो कितनी डेप्थ में गई हुई है और उसकी जो है वो लिम्फेटिक स्प्रेड है या नहीं है। इसी तरह इसकी जो फर्दर डिटेल्स है इसकी वो आप के मेट्स हैं या नहीं है, सो वो आपको सीटी स्कैन बता देता है। इसी तरह इसोफेगोस्कोपी का ये फ़ायदा होता है कि यू कैन टेक दी the sample of the tumor, and that you can put under the microscope and you can have the histological diagnosis of cancer. फिर एंडोस्कोपी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि देखने के लिए कि जो इसकी डेप्थ है और कितनी है, स्टेजिंग क्या है। ब्रोंकोस्कोपी जो है, सो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका कि ट्यूमर जो है वो उसने इसोफेगस से निकल के पीछे पड़ी हुई जो ट्रेकिया है, सॉरी आगे ही पड़ी हुई ट्रेकिया में इन्वेट कर गया है, सो दैट ब्रोंकियल ट्रीम इन्वेट करेगा, देन यू हैव टू परफॉर्म दी ब्रोंकोस्कोपी आल्सो। सर्जरी जो है इट इज़ द ओनली केयर और 5% इसकी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और ये सारी चीज़ें हैं। और अगर ऐसा पेशेंट है जिसमें कि एडवांस ट्यूमर है और इनऑपरेबल है, वो ऑपरेट नहीं हो सकता, तो उसमें फिर आप एक स्टेंट पास कर देते हैं सो दैट पेशेंट की जो फूड है वो स्टमक तक पहुंचती रहे उस डिजीज्ड इसोफेगस के ज़रिए। Now this is the most common and most important of the esophageal disease. It is not the simple esophageal, but it is also the gastric. So it is called the gastroesophageal reflux. और 80% of population जो है उसको ये affect करती है. So you can see how much common this disease is. Lower esophageal sphincter is a physiological sphincter and it has normally इंट्रा-एब्डोमिनल पोजीशन होती है। ये मैंने जैसे बताया था कि जो इसोफेगस के लोअर 4 सेंटीमीटर हैं वो थ्रू द डायाफ्राम गुजर के तो एब्डोमेन में आ जाते हैं। सो दैट इज द इंट्रा-एब्डोमिनल पोजीशन। सो लॉस ऑफ दिस स्फिंक्टर प्रेशर इट रिजल्ट्स इन द गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। सो जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो वापस आते हैं इसोफेगस की तरफ। और esophageal motility, it causes reflux secretion to be cleared by the esophageal peristalsis. Esophagus जो है वो constantly उसको क्लियर करती रहती है, लेकिन जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है, गैस्ट्रिक एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया, बाइल है, ये रिफ्लक्स करता है और दिस कैन कॉज द esophagitis especially of the lower esophagus। ठीक है, सो ये आप याद रखना है। इस तरह डायग्नोसिस इसकी कैसा होता है कि सबस्टर्नल पेन, ये आपका जो ये वाला हिस्सा है, दिस पार्ट, इसमें आपको जलन होती रहती है इन्फेक्शन में, खासतौर पर दिस पार्ट। खाना खाने के बाद आप कहते हैं कि जी वो मुझे मैदे में जलन शुरू हो गई है, खट्टी डकारें आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो हार्ट बर्न जो है और रिगर्जिटेशन, फूड आपका मुंह के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। इसमें आप मैनोमीट्री मैंने आपको पढ़ाया था जब इन्वेस्टिगेशंस में बताया था। सो ये डिटेक्ट करती है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका प्रेशर जो है वो लो हो गया। इसी तरह फिर आप इसोफेगोस्कोपी करते हैं और उसमें जो आप देखते हैं तो आपको इसोफेगस का जो लोअर पार्ट है वो इन्फ्लेम नज़र आता है। सो
इसोफेजाइटिस नज़र आता है। इस तरह 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग में एसिडिटी भी ज़्यादा आपको नज़र आती है। ठीक है, इसी तरह सेनी रेडियोग्राफी जो है, इट कोरिलेट्स द अमाउंट ऑफ रिफ्लक्स वाया द मोशन पिक्चर। जैसे कि सिनेमा होता है ना, उसमें फिर आपको जैसे जैसे वो उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा होती रहती है पेशेंट में, तो उसकी पिक्चर्स जो है वो चेंज होती रहती हैं उसके एसोफेगस की। सो दिस इज़ दी सिनी रेडियोग्राफी विच यू परफॉर्म इन दीज पेशेंट्स। अब इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि ओमेप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, और बहुत सारी पीपीआईज हैं। ठीक है जी, पेंटोप्राजोल है। तो ये सारी की सारी ड्रग्स आप यूज़ करते हैं। इस तरह H2 हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जिसमें कि आपकी जो है वो मल्टीपल ड्रग्स हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। इसी तरह सीसाप्राइड जो है, ये एक प्रो मोटिलिटी ड्रग है, जिसमें कि जो कि जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है उसकी टोन को भी बेहतर करती है और मोटिलिटी बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ये तेज़ कर देती है। तो जब गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो जाएगी तो कोई चीज़ ऊपर आने के लिए होगी ही कम, तो इस तरह पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे। एंटासिड्स जो हैं वो आपको पता है कि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं स्टमक के एसिड को, और पेशेंट सिम्टोमेटिकली बेहतर हो जाए। वेट रिडक्शन, ऐसे पेशेंट जिनमें के बहुत ज़्यादा जिनका वेट होता है, उनमें क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से जो जो स्टमक के कंटेंट्स हैं, वो उन पे प्रेशर फिर ज़्यादा होगा और वो फिर ऊपर की तरफ आएंगे अगर स्फिंक्टर जो है वो खराब है। सो वेट रिडक्शन का ये फ़ायदा होता है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसी तरह क्योंकि हमने कहा था कि जो अल्कोहल है और जो टोबैको है, ये बढ़ाते हैं रिफ्लक्स को, सो ये अवॉइड करने से पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक बेहतर होता है। एलिवेशन ऑफ द हेड ऑफ द पेशेंट एट द बेड एंड। हेड एंड जब आप रेस करते हैं पेशेंट का, तो क्या होता है कि एक ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से आपकी जो इसोफेगस है वो ऊपर हो जाती है और स्टमक नीचे हो जाता है, लाइक दिस। सो क्या होता है कि ये स्टमक है, ये इसोफेगस है, सो जो कंटेंट्स हैं वो उनको ऊपर चढ़ने में ज़रा मसला होगा, तो पेशेंट सिम्टोमेटिकली रात के वक्त बेहतर हो जाएगा। और इसमें मतलब व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स कि आप अपनी जो हेड एंड है उसके जो बेड है उसके नीचे ईंटें रख दें, एक ईंट रख दें, 2 ईंटें रख दें, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपको सिम्टम्स क्लियर होते हैं। So that would raise the headache. सर्जरी जो है, एंटी रिफ्लक्स ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कि नाइसिन फंडोप्लाइकेशन, बेल्से प्रोसीजर, हिल रिपेयर, ये सारे प्रोसीजर जो है आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ यू कैन सी के ये इसोफेगस है और इसके गिर्द आप रैप कर देते हैं एक ये देखें आप, मसल जो है उसको रैप कर देते हैं और एक स्फिंक्टर आप बना देते हैं आर्टिफिशियल। सो दैट वाज ऑल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम। जी, एनी क्वेश्चन? कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई आपने चीज़ इसमें पूछनी है डिजीज ऑफ इसोफेगस में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। No questions? Okay, thank you very much. So most probably we'll see each other after Eid. If not, uh, you have when you are going to have Eid holidays. It's 30th to probably 3. So today is 22nd. So most probably we'll be having another lecture after Eid. So let's not say Eid Mubarak now. Okay, thank you.